हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर सोशल साइंस का करवा रही थी। ये उसका पार्ट 2 है। जो बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं 2020 का जो सैम्पल पेपर है, जो कि सीजी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसका क्वेश्चन आंसर का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन का सीरीज़ कर रही हूँ। मैथ्स का करवा चुकी हूँ और सोशल साइंस का भी करवा रही हूँ। आप इसका पार्ट 1 जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये तो मैं पार्ट 1 मैंने लाइव करवाया था। पार्ट 2 मैं इसलिए लाइव नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं। इसको ब्लैक बोर्ड में लिख पाना, वो भी हिंदी और इंग्लिश में, बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे जो पार्ट 1 देख चुके हैं, उनको मैं बोल देती हूँ कि जो सोशल का 3rd पार्ट होगा उसका भी लाइव नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर्स है बच्चे, इसको ब्लैक बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। 2020 का जो पहला सोशल साइंस का सैम्पल पेपर है, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से हम कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इंग्लिश में देखेंगे तो विच क्लास प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? The role of the educated middle class was important in the Indian national movement. ठीक है, हिंदी में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। डॉक्टर 7वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के 3 कारण लिखिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से क्यों त्यागपत्र दे दिया था? हिंदू कोड बिल को तैयार करने में और इसे सदन में पेश करने में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन रूढ़िवादी हिंदुओं ने इस बिल का विरोध किया। अतः दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। इसी को इंग्लिश में राइट 3 रीजंस व्हाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। तो इसका आंसर है, द डॉक्टर अंबेडकर प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल in preparation of Hindu Code Bill and in presenting it in the Parliament, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है, आप उसको हिंदी में देख के समझ सकते हैं। But some group of people, Hindu, criticized it badly. Due to it, Dr. Ambedkar became sad and resigned from the ministry. 8th क्वेश्चन देखिए आप, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या अंतर है या होंगे? तो उपनिवेश को समझते हैं हम पहले। जो देश उपनिवेश होता है या फिर उपनिवेशक होता है, वहाँ की जनता का आर्थिक एवं मानवीय शोषण औपनिवेशिक सरकार करती है। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा सब कुछ संचालित होता है। उपनिवेशों की जनता को न तो सरकार सुनने की स्वतंत्रता देता है, न ही उन्हें अपने देश के संसाधनों पर अधिकार होता है। यानी कि जो निवेश कर रहा है उसका कुछ भी नहीं सुना जाएगा। सरकार ही अपने हिसाब से सब कार्य करेगी। उपनिवेशवादी देश अपने उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन करते हैं। जो उपनिवेशी देश होते हैं, जो अपने संसाधनों का दोहन करते हैं तथा वहाँ के लोगों का भी शोषण करते हैं। जो वहाँ के सरकार होते हैं, वहाँ के लोगों का शोषण करते हैं। उपनिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा व संस्कृति को नष्ट कर उनके ऊपर विदेशी संस्कृति थोपी जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते होंगे। और स्वतंत्र देश, जैसे कि हमारा देश, स्वतंत्र देश किसी बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होता है। देश के संसाधनों पर देश की सरकार और जनता का ही नियंत्रण होता है। भाई हमारे देश में देखो, हमारा ही कंट्रोल है हर चीज़ों पे। तो आपको खुशी होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। स्वतंत्र देश की सरकार अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियाँ बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र देश की आंतरिक व्यवस्थाओं में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो हमने ऊपर पढ़ा उपनिवेश, ये चाइना का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था,
क्वेश्चन नंबर 8 था ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। हाँ, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में हैं, इंग्लिश वाले में। ठीक है, इंग्लिश वाले में है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, तो हम कॉलोनियलिज्म को पढ़ लेते हैं, यानी कि उपनिवेश। ठीक है, व्हेन imperialistic nation exports their powers on weaker nations and exploited them politically, economically and socially and make them their colonies, it is called colonialism. For example, India was a colony of British before 1947. देखिए, इसका इंग्लिश में बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक ऐसा देश जो कि अपने पावर को यूज़ करता है, जो छोटे छोटे जो देश है, जो कमज़ोर देश है, उनको उनका शोषण करने के लिए, उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, यानी कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर पॉलिटिकली, यानी कि जो राजनीतिक रूप से उनके ऊपर शोषण किया जाता है, ऐसे ही जो इसी को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, यानी कि उपनिवेश कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया वाज अ कॉलोनी, यानी कि इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी, यानी कि एक उपनिवेशक के रूप में काम कर रही थी जब वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। यानी कि 1947 के पहले, हिंदी मीडियम वाले भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1947 के पहले जो इंडिया थी वो एक उपनिवेशक देश थी, क्योंकि वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। ठीक है, वो कॉलोनी थी, यानी कि इंडिया एक उपनिवेशक थी। अब इंडिपेंडेंट नेशन, अब जो हमारा इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, यानी कि स्वतंत्र देश है। इन दीज नेशंस आर दोज नेशंस वेयर द कंट्री हैज़ द ओन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्र देश में खुद की सरकार होती है, खुद का संविधान होता है, जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं जिसको कि सारे देश को मानना होता है। दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द अदर नेशन। ऐसे देश दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं रहते, दूसरे देश के अधीन नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर 1947। 1947 के बाद इंडिया कंट्रोल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखिए, जो 9वां क्वेश्चन है, आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास सैम्पल पेपर है तो आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं पहले बता दूं, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं वो इस सैम्पल पेपर का PDF निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे वेबसाइट का, वहाँ जाके आप मेन्यू में जाएंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी। वहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, सैम्पल पेपर का कैटेगरी और प्रीवियस ईयर का। तो आप सैम्पल पेपर में जाएंगे, वहाँ पे 2 साल का सैम्पल पेपर दिया है, 2019 का और 2020 का। तो ये 2020 का है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे 50 to 70% क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये हमारे CG बोर्ड की तरफ से ही जारी किया गया है, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ और बच्चों को भी जोर दे रही हूँ कि इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर ले, बिल्कुल मन लगाकर रट ले इसको, मैं तो कहती हूँ। ठीक है, समझाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत जा रही है डाउनलोड करने में। ठीक है, वैसे है बहुत इजी, लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं हूँ आप लोगों के लिए। मैं किस लिए हूँ? मैं सिर्फ आप लोगों के मदद के लिए हूँ। जो बच्चे अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैनल में सब कुछ मिलेगा जो कि एक क्लास 10th और 12th के बच्चे को 90+ लाने में हेल्प करेगा। तो आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को इसलिए छोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर रखे हैं उन देख सकते हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे इस बार जो सिलेबस से कट हो चुका है चैप्टर, उसमें से दिया गया है। गलती हो जाती है हमारे CG बोर्ड की तरफ से भी, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने डाल दिए हैं जो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, मस्टर रोल किसे कहते हैं, समझाइए। तो सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरों को किए जाने वाले भुगतान का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे मास्टर रोल कहते हैं। बहुत इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर रोल? द रजिस्टर इन विच द रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स वर्क एंड वेजेस इज केप्ट
बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड मास्टर रोल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैडम आप इंग्लिश और हिंदी में एक ही में क्यों समझाती हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए ही अच्छा है, इंग्लिश वाले हिंदी देखकर समझ सकते हैं, हिंदी वाले को भी पता होना चाहिए ना जो हिंदी मीडियम वाले हैं कि इंग्लिश में इसे कहते क्या है, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी बच्चों। इसीलिए आप परेशान ना हो, हिंदी और इंग्लिश को एक साथ देख के आप बोलते हो अरे आपका आपका ऐसा लगता है अरे हिंदी में भी इसी में है इंग्लिश में भी, अरे लेकिन बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए उसी क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख पा रहे, उसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख पा रहे, आपको क्वेश्चन पेपर में भी जब एग्जाम में आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, ताकि जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में देख के समझ जाए, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में देख के समझ जाए। तो इस तरीके से आपको नज़र आपके हेल्प के लिए, आपको जैसे सुविधा हो उस सुविधा के लिए, आपको दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा किया जाता है बच्चों। इसलिए मैं जो भी करती हूँ आपके अच्छे के लिए करती हूँ, ये चीज़ आप मान के चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। देखिए कोई भी प्राकृतिक संपदा तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के लिए करता है, ठीक है ना। देखिए कोई भी प्राकृतिक, अब देखिए प्राकृतिक चीज़ें तो ऐसी बहुत सारी पड़ी हुई है ना, लेकिन जब उसको हम संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं यानी कि मनुष्य उपयोग में लाता है तभी वो संसाधन कहलाता है। अगर वो उपयोग नहीं कर रहा है तो वो संसाधन नहीं है। संसाधन प्रकृति, मानव और संस्कृति की परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि संसाधन प्रकृति में जो चीज़ें हैं मानव उसको यूज़ करता है, उपयोग करता है और अपनी संस्कृति में उसको ढाल लेता है। इस क्रिया के परिणाम को ही जो है संसाधन कहते हैं। मानव ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है जिसे वह किसी पदार्थ के माध्यम से कार्य रूप में बदलता है। यानी कि मानव ज्ञान, मानव के जितना ज्ञान है वो किसी भी संसाधन को अपने हिसाब से बदल कर उसको पदार्थ बना देता है। इसलिए जिमरमैन ने कहा है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में ये जो कथन है ये जिमरमैन का है, ठीक है, जिमरमैन ने ऐसा कहा था। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये ऐसा किसने कहा था, तो याद रखेंगे। रिसोर्सेज आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट बट दे आर मेड। एक्सप्लेन, इसको हम एक्सप्लेन जैसे हिंदी में समझ चुके हैं। लैंड, वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स आर रिसोर्सेज, है ना, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज है बिकॉज दे आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग, क्योंकि वो ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं उनको, इसीलिए वो रिसोर्स बनते हैं। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसको संतुष्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। सो लॉन्ग एज द अनलिमिटेड डिपॉजिट्स and the use of minerals were not known to man, these were not his resources। मतलब कि जब तक कि ये जो मिनरल्स है जो कि जमीन के नीचे दबी हुई थी या फिर कहीं पे भी छुपी हुई थी, तब तक कि जब तक इंसान उसको नहीं जानता था तब तक वो रिसोर्स नहीं था, यानी कि वो संसाधन नहीं था। लेकिन जैसे ही वहां तक मानव का हाथ पहुंच गया, रीच पहुंच गया, thus nothing exists by itself as resource but it becomes so on the basis of its use। ये तब तक रिसोर्स नहीं था, तब तक ये संसाधन नहीं थे जब तक कि मानव की रीच के अंदर नहीं आया था, यानी कि मानव के हाथ के पहुंच से बाहर था। लेकिन जैसे ही ये मानव के हाथ में आ गया, उसके पहुंच में आ गया और उसने उसका यूज़ करना शुरू किया, यानी दोहन करना उसको यूज़ करना शुरू किया, यानी कि उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तब ये संसाधन बना। When man was not knowing the, ये knowing है, knowing, हाँ, knowing the use of iron, it was not resource but for him but अच्छा वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब तक मानव जानता नहीं था तब तक ये रिसोर्स नहीं था। जैसे कि वो जानने लगा, इसको स्टार्ट करने लगा यूज़ करना, तो ये उसका रिसोर्स बन गया। जैसे आयरन के बारे में हमको तब तक नहीं पता था जब तक कि हमने उसको देखा नहीं था, उसको इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया, यानी कि संसाधन बन गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम लिखे। अच्छा, इसका एक ऑप्शन में भी था, क्वेश्चन 11 के एक ऑप्शन में भी था। उस ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन है ऑप्शन में। तो पहला वाला हम देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम लिखिए। तो 4 परिणाम देख लेते हैं। 3 राजवंशों की समाप्ति हो गई,
ठीक है। सबसे पहले तो 3 राजवंशों की समाप्ति हो गई। प्रथम मध्य युद्ध महायुद्ध ने यूरोप के 3 प्राचीन और शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त कर दिया। ये राजवंश थे रूस का रोमेनॉफ, ऑस्ट्रिया हंगरी का हैप्सबर्ग और जर्मनी का होहन-जोलर्स, है ना। तो इस प्रकार इन देशों को निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरा, सामाजिक परिणाम। महायुद्ध के बाद स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा, यानी कि लाखों की संख्या में पुरुष युद्ध में फंस गए तो स्त्रियों ने कारखानों दफ्तरों में काम किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। उनका युद्ध के दौरान काफी सहयोग रहा। मजदूर वर्ग के अधिकारों और मतों की वृद्धि हुई। मजदूरों के आंदोलनों को रूस की क्रांति से बड़ी प्रेरणा मिली। तीसरा जो हमको परिणाम मिला वो है सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भारतीय भविष्य में सुरक्षा हेतु विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों ने अपनी सेना में अत्यधिक वृद्धि कर ली, क्योंकि विजेता राष्ट्रों के उत्तरदायित्व एवं महत्वाकांक्षाओं में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। इसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। टेरिबल ह्यूमन लॉस, बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ। देयर वॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द वॉर। ह्यूमन के साथ साथ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का भी बहुत ज़्यादा इस युद्ध में नुकसान हुआ। The total number of people killed in the war is estimated at about 9 million. 9 मिलियन तक के लोग इसमें ख़त्म हो गए। Several millions became invalid, और बहुत सारे ऐसे मिलियंस लोग हैं जो तो हम पता ही नहीं चला उनका। The air raids, epidemic, famines killed many more among the civilians than soldiers. अब यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, सैनिक से ज़्यादा सिविलियन मारे गए, यानी कि जो नागरिक थे वो मारे गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड हुआ। एपिडेमिक, इस कारण ये जो इतने लोग मरे, इसके कारण जो महामारी फैली उसके कारण मरे। फेमाइंस यानी कि बहुत सारी जो आपदा आई उसके कारण भी लोग मर गए, यानी कि बहुत सारे लोग मर गए। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? 3 रूलिंग डायनेस्टीज, देखिए रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मैंने बताया था अब भी हिंदी में कि ये तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। सून आफ्टर द वॉर द रूल ऑफ ऑटोमन्स केम टू एन एंड। ठीक है, ऑटोमन्स का जो रूल था टर्की में वो खत्म हो चुका। ऑस्ट्रिया और हंगरी बिकेम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑस्ट्रिया और हंगरी एकदम स्वतंत्र देश बन गए। न्यू रिपब्लिक्स लाइक पोलैंड, यूगोस्लाविया, है ना, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी, ये सारे जो नए रिपब्लिक बन गए, यानी कि नए राज्य बन गए। वैसे ही यूरोपियन सुप्रीमेसी बिगेन टू एन एंड। तो जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। यूरोप वाज सप्रेस्ड इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री बाय यूनाइटेड स्टेट का अधिकार हो गया यूरोप पे। सोवियत यूनियन आल्सो केम एज अ सुपीरियर वर्ल्ड पावर, और जो सोवियत यूनियन था वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज हुआ, यानी सामने आया। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हुए। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट जो था वो लेफ्ट हो गया, यूरोप इकोनॉमिकली फार बिहाइंड, है ना, यानी कि यूरोप बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया जो यूरोप था। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 10 बिलियन पाउंड्स वेर स्पेंड ऑन दिस वॉर। सोचिए 10 बिलियन पाउंड इस वॉर में खर्च किए गए। इंग्लैंड इकोनॉमी हैज़ वीकेंड, इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो भी, यानी कि अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नेशनल वॉर इन फ्रांस में नेशनल वॉर बढ़ गया। Many countries of the world has to suffer heavy loss of money. बहुत सारे देशों को बहुत सारे पैसों की समस्या आन पड़ी। Socialism became popular, capitalism suffered a setback, है ना। सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा उठाया गया और कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। पीपल वॉइस्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पीपल लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, यानी कि शोषण के खिलाफ। वर्कर्स मूवमेंट वेयर स्ट्रेंथन, यानी कि वर्कर लोग जो हम कार्य करते हैं, जितने भी
वर्कर लोग हैं वो अपना मूवमेंट चलाने लगे, यानी कि अपने हक के लिए लड़ने लगे। इमर्जेंस ऑफ सोवियत यूनियन पोज थ्रेटन बिफोर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इंक्रीज। ये सब हम पहले पढ़ ही चुके हैं, हिंदी में समझ चुके हैं कि औरतों का जो अधिकार था और औरतों का जो सम्मान था वो सोसाइटी में बहुत बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने राइट के लिए, अपने सामाजिक अधिकार के लिए उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था। और इक्वल वेजेस, दोनों को ही, महिला और पुरुष को एक जैसा जो वेज है, यानी कि एक जैसे उनको पैसे मिले काम के, ऐसा आवाज़ उठने लगा। और इसके बाद जो है विमेंस वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। फिर हम इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का जो ऑप्शन में क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 13 का ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 का एक ऑप्शन है कि पहले विश्व युद्ध में कौन कौन से हथियार यूज़ किए गए या कौन कौन से तकनीक यूज़ किए गए, तो ये हम इसमें पढ़ सकते हैं कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो हथियार उपयोग में आए थे उनका अंतर बताइए। तो अंतर में भी हमने वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है जो कि पहले विश्व युद्ध में यूज़ हुआ था। तो वो आप क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है ऑप्शन में कि पहले विश्व युद्ध में कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की गई, तो इसमें से आप लिख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन है फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या अंतर है। तो देखिए, फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद, फासीवाद तानाशाही तथा एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करते थे, लेकिन लोकतांत्रिक उदारवाद संवैधानिक शासन में विश्वास करता था। सेकंड, इसमें चुनाव का कोई महत्व नहीं था, शासन का सर्वोच्च एक व्यक्ति होता था, वही एक निर्णय लेता था। इसका सबसे 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 अच्छा एग्जाम्पल अभी चाइना ही है, जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है हमेशा से। तो हमारा लोकतांत्रिक उदारवाद है। लोकतांत्रिक उदारवाद चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन करना चाहते थे। फासीवादी तानाशाह निरंकुश थे, वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रखते थे, यानी कि जवाबदेही नहीं थी उनकी किसी की तरफ भी। लेकिन लोकतांत्रिक उदारवाद जो था, देखिए, लोकतांत्रिक उदारवाद जो वादियों के अनुसार सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, उसी तरीके से फासीवाद में शासकों का बनाया हुआ कानून ही चलता था। लोकतांत्रिक उदारवाद में सारा कामकाज कानून के अनुरूप होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट, देखिए, नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं, राज्य सर्वोच्च है और नागरिक राज्य के लिए है, ऐसी मान्यता है। लेकिन जो हमारे लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, नागरिक उदारवादों का संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ 3 या 4 ही लिखने थे, मैंने बहुत सारे लिख दिए, आप देख लीजिए, आपको जितना लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, आपको जितने भी पॉइंट चाहिए उतने, ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा पॉइंट करवा दिया है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश का भी कर सकते हैं। सेम चीज़ को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ऊपर इसका लिखा हुआ है हिंदी में। अब हम आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन में। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो हथियार उपयोग किए गए थे उनमें अंतर क्या था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक लड़ा गया, ठीक। तो उन दोनों ही युद्धों में हथियार उपयोग एवं जान माल से संबंधित अंतर निम्नलिखित है। तो हथियार के उपयोग में पहले देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में यद्यपि पनडुब्बियां, हवाई जहाज़ों, टैंकों आदि का प्रयोग और रासायनिक गैसों का भी प्रयोग हुआ था, फिर भी प्रथम विश्व युद्ध की अधिकांश लड़ाइयाँ आमने सामने लड़ी गई। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक मशीन गनों एवं युद्ध पोतों का प्रयोग हुआ था, जिनका प्रयोग एक देश की सेना ने दूसरे देश की सेना के विरुद्ध किया था। प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा द्वितीय विश्व युद्ध में अधिक घातक हथियारों का प्रयोग किया गया। हवाई जहाज़ों में से बम वर्षा आम बात थी। सबसे बड़ा अंतर था, द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से आप हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में आप देखते हैं कि सेम चीज़ को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। देखिए,
है ना, टैंक, सेम चीज़ को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो आई होप बच्चों कि आपको बहुत 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 अच्छे से समझ आ गया है। और मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है वो इस तरीके से जाएंगे, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वो उसी तरीके से करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं या तो आप क्रोम के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप क्रोम के थ्रू जाएंगे तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे www.apna-cool-school और इसमें बिल्कुल गैप नहीं छोड़ेंगे .com, ठीक है। एक तो सबसे पहले स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और उसमें बिल्कुल गैप नहीं छोड़ेंगे, जहाँ पॉइंट दिया गया वहाँ पॉइंट देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से खोलेंगे। तो आपको ऐसा आएगा होम अपना कूल स्कूल, देखिए ऐसा ब्लू से आएगा होम अपना कूल स्कूल। तो जस्ट इसको आप क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा। तो कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा तो ये मेन्यू के सामने आपको 3 लाइन दिख रही हैं, इस 3 लाइन में आप जाइएगा तो आपके सामने ऐसे कैटेगरीज आएंगी, देखिए असाइनमेंट लिखा है, स्टडी मटेरियल लिखा है, सिलेबस लिखा है, क्वेश्चन पेपर लिखा है। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल में जाइए, आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप असाइनमेंट में जाइए, आपको सिलेबस चाहिए तो आप सिलेबस में जाइए, और आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप क्वेश्चन पेपर में जा सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो और टेस्ट भी जाके अपना दे सकते हो, आपको अगर कोई टेस्ट देना है तो इस तरीके से। और लेटेस्ट अपडेट जाएंगे तो लेटेस्ट अपडेट क्या मैंने अपने इस वेबसाइट में डाला है, लेटेस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा। तो हम जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए जैसे ही हमने क्वेश्चन पेपर को क्लिक किया हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन पेपर को क्लिक किया हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर। अब आपको सैम्पल पेपर और प्रीवियस पेपर में से जिसको जो भी चाहिए आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लिया आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्लास 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर और क्लास 12 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको 12th का चाहिए तो 12th में जाइए, अगर आपको 10th का चाहिए तो 10th में यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये एक ऐड आएगा, इस ऐड को आपको ओपन करना है ओपन कर सकते हैं, क्रॉस करना है क्रॉस कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने का देखिए आपको ऐसा 2 ऑप्शन आएगा, ऐसे 2 ऑप्शन आएगा 2020 का 2019 का। तो आपको 2020 में जाना है। तो जैसे ही आप 2020 में जाएंगे आपको ऐसे लाइन से, देखिए आपको ऐसे लाइन से, देखिए आपको ऐसे लाइन से सैम्पल पेपर का ऑप्शन आएगा बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा सैम्पल पेपर का ऑप्शन आएगा। जो सैम्पल पेपर आपको चाहिए, मान लीजिए अभी हम सोशल कर रहे हैं, मान लीजिए हम अभी सोशल कर रहे हैं तो आप सोशल में क्लिक कीजिए। देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा सोशल का। देखिए ये खुल रहा है, थोड़ा वेट किया कीजिए, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए। देखिए ये खुला, ये खुलने के बाद ये पूरा क्वेश्चन पेपर आ गया। आपको सबसे नीचे जाना है, आपको ऐसे स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जैसे ही आप जाएंगे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा। बस आप यहाँ क्या करेंगे, आप डाउनलोड नाउ में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ में क्लिक करेंगे देखिए आपके पास सेव होकर ऐसे आ जाएगा। मेरे पास गूगल ड्राइव में ये ऑलरेडी सेव है इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। आपको थोड़ा देर लग सकती है और देर होने के बाद आप इसको ऐसे अपनी विंडो को ऐसे नीचे करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी विंडो को ऐसे नीचे करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा कि देखिए SST PDF डाउनलोड, ठीक है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अगर इस तरीके से आप नहीं भी कर पा रहे तो आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाएंगे। जैसे कि ये देखिए ऐसे होता है फाइल मैनेजर, ऐसे फाइल मैनेजर होता है, ये देखिए आपके मोबाइल में भी होगा, सबके मोबाइल में होता है, ऐसे फाइल मैनेजर होता है। तो फाइल मैनेजर में जाके आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे। देखिए आप यहाँ डाउनलोड में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे सबसे पहला आपको डाउनलोड वाला दिखाएगा। देखिए SST PDF में आप यहाँ पे उसको ओपन करेंगे तो देखिए आपका SST PDF ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो भी सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसके अंदर क्लिक करके अंदर जा सकते हैं और उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत बहुत
बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो बच्चों देखिए, इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे लाइव क्लासेस अभी कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैं इंग्लिश का लाइव क्लास लूँगी, है ना। तो वो क्लास अगर आपको लाइव करनी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी आपको मुझसे पर्सनल बातें करनी है स्टडी रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे कर सकते हैं बात। उसके लिए आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और मेरे वेबसाइट में एक बार जाकर ज़रूर देखिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको 99% दिलवा सकता है। इसलिए बच्चे मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लगा हो मेरी मेहनत तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने गांव, कूचे, गली, मोहल्ले में सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखिएगा, जो कि मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट सारे जितने मेरे पास प्लेलिस्ट है सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टिप्स, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करनी है, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है, लेना है, सब कुछ सारे वीडियोस आप एक बार जाके ज़रूर देखिए बच्चों। टॉपर्स की कॉपी दी हुई है, आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। ओके, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। हम जीत की तैयारी साथ में मिल के कर रहे हैं, हम जीत का जश्न भी साथ में मिलकर मनाएंगे। बाय बाय।